हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशंस और उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। किरचॉफ लॉ भी वहाँ पे हमने पढ़ा था। आज हम लोग थोड़ा सा उसके आगे बढ़ने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सेल की। सेल जो केमिकल सेल्स के नाम से भी जानी जाती है, सब लोग परिचित होंगे अच्छे से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जानते होंगे। एक वेसल के अंदर एक लिक्विड फिल हो जाता है और दो डंडियां इसमें लगा दी जाती हैं। इन दोनों डंडियों में क्या वायर्स के थ्रू कनेक्टिविटी कर दी जाती है यहाँ पे। और जब इलेक्ट्रिसिटी पजेस कराई जाती है तो ये जो मटेरियल होता है, लिक्विड या फ्लूइड, ये ब्रेक डाउन हो जाता है आयनिक फॉर्म में। इसलिए इनको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में मिला के बोले जाते हैं इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड के बारे में और ज़्यादा डिटेल हम लोग केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल समझेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि एक टर्मिनल जो होता है ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, या बैटरी का अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है तो दो ही चार्ज हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो डिपॉजिशन होगा, आयंस जब ब्रेक डाउन करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो जो नेगेटिव आयन होंगे वो इस टर्मिनल पे क्या करेंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। तो डिपॉजिट कौन हो रहे हैं? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन को बोलते हैं हम एनायन, इसलिए इस टर्मिनल को बोलते हैं हम क्या? एनोड। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है जहाँ पे एनायन डिपॉजिट होते हैं वो एनोड कहलाता है, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है यहाँ पे पॉजिटिव आयन का जो नाम होता है वो होता है कैटायन, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? कैथोड। चूंकि डिपॉजिशन हुआ कैटायन का नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, नाम रखा गया कैथोड। और एनोड और कैथोड के थ्रू ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनकी वजह से पूरे सर्किट में क्या होती है? करंट फ्लो करने लगती है। जब चार्ज मूव करेंगे तो चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? करंट मूव करती है। चार्ज कहाँ से? पॉजिटिव से निगेटिव। यानी कि जब हम यहाँ पे बात करेंगे, चार्जेस ये हैं निगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तेजी से तो जिधर की डायरेक्शन में करंट होगी, करंट की डायरेक्शन इधर बैटरी के साथ साथ पॉजिटिव टर्मिनल से इधर की तरफ ये जाएगी। यहाँ पे अगर आपके रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो ये करंट की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन होगी तो पॉजिटिव आयन किधर से? निगेटिव की तरफ। तो करंट इधर से आती है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ये सब तो हो गई आपकी जनरल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे पढ़ते हैं आपके टॉपिक में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं। यहाँ पे आपका जो सबसे पहला टॉपिक है काफ़ी बड़ा सा, और इस पे बेस्ड हर साल बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टॉपिक का नाम है ईएमएफ। ईएमएफ, इसका फुल फॉर्म हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के कंपैरेटिवली जो फोर्स जनरेट होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। और ये कैपिटल एफ न्यूटन वाला नहीं होता है फोर्स, ये फोर्स वोल्टेज वाला वी होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये होता है क्या? जब किसी बैटरी के टर्मिनल में हम बात करते हैं जितना पोटेंशियल फ्लो करता है, कब? जब उसमें करंट फ्लो ना हो रही हो। मतलब क्या है कि इस तरह से हमने एक सर्किट अरेंज किया और यहाँ पे सर्किट में की लगाई, और की क्या हो गई? ओपन। जब की ओपन होगी तो क्या यहाँ पे कोई करंट फ्लो होगी? करंट नहीं फ्लो होगी, क्योंकि सर्किट क्या है? ओपन है। और जब सर्किट ओपन होगा तो इसके पूरे के पूरे टर्मिनल में जितना पोटेंशियल होगा वो क्या कहलाता है? ईएमएफ। यानी कि जो बैटरी का पोटेंशियल है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की एक और डेफिनेशन होती है क्या? कि जब हम इसको क्लोज कर दें, तो क्लोज करने के बाद एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लें Q, और इस Q को पूरे के पूरे सर्किट में इंक्लूडिंग द बैटरी या सेल, जो सेल है
उसके थ्रू भी घूम के आने के लिए जितना नेटवर्क डन करना होता है, काम करना होता है, वही ईएमएफ कहलाता है। तो ईएमएफ की डेफिनेशन में या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन में मेंशन कर सकते हो द टोटल वर्क डन परफॉर्म्ड टू मूव एन यूनिट टेस्ट चार्ज थ्रू द एंटायर सर्किट इंक्लूडिंग द सेल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डेफिनेशन याद रख लेना, डेफिनेशन आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहाँ पे जब बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, तो ये किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम किस चीज़ पे मैटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिपेंड करता है, ये नेचर पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, NaCl ले लें या HCl ले लें, तो यहाँ पे आयंस कितना कंसंट्रेशन बनेगा उनका, कितने आयनिक फॉर्म में उनका क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन होगा, उस पर डिपेंड करता है कौन, EMF, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स में जो मेटल्स यूज किए गए हैं, ग्रेफाइट है या निकिल है या कैडमियम है, इस पे भी बेस्ड करते हैं कौन, EMF। EMF इन सेल्स में इलेक्ट्रोलाइट और इस पे डिपेंड करते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, इससे इनका कोई लेने देना नहीं होता है। कितना एरिया रखा गया है प्लेट का, इतना भी मैटर नहीं करता है। तो एक छोटी सी बैटरी जितना पावर या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट कर सकती है, बड़े साइज की जो बैटरी है वो भी उतने ही वोल्टेज का EMF जनरेट कर सकती है। तो शेप और साइज पे ये मैटर एरिया पे नहीं करता है कौन, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसकी भी यूनिट क्या होती है, वोल्टेज या वोल्ट, V से लिखते हैं इसको। अगला टॉपिक जो इसका है आप लोगों के, ये है टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल, अगर आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ में आ गया है तो अब टर्मिनल पोटेंशियल समझना काफ़ी आसान है। कहने का मतलब, जैसे हमने पढ़ा था EMF में कि जब करंट सर्किट में फ्लो नहीं हो रही है, तब जो पूरे के पूरे टर्मिनल का क्या पोटेंशियल होगा, वही कहलाएगा क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब करंट को ऑन कर दें, मतलब की को जोड़ दें, जोड़ने के बाद अब इसमें करंट फ्लो होगी। अब जब इसमें करंट फ्लो होगी तो इसकी वजह से जो टर्मिनल में पूरा का पूरा पोटेंशियल होगा, वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल। मतलब अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, लेट इसकी जगह पे हम बल्ब लगा दें, बल्ब लगा हो, एक फैन लगा हो, एक हीटर लगा हो, तो बल्ब, फैन, हीटर जितना भी कुल मिला के कह सकते हैं कि जो बैटरी में हम कनेक्ट करेंगे, जो बैटरी है, बैटरी जो कनेक्ट करेंगे वो EMF हो जाती है। और उस बैटरी की वजह से जितना हमें सर्किट में आउटपुट मिलेगा, वो चाहे बल्ब हो, चाहे फैन हो, या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वहाँ पे यूज कर रहे हो, वो सारा का सारा जो यूज है वो क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल। यानी कि इस रेजिस्टेंस की वजह से जो आएगा ये V, अगर ये रेजिस्टेंस R है और करंट I, तो टर्मिनल पोटेंशियल V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR। EMF को हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहीं पे आता है टर्मिनल के साथ साथ अगला टर्म, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो जो ये पोटेंशियल था, इसके पास रेजिस्टेंस अपना कैपिटल R था, लेकिन जैसे ये सेल है तो सेल में इलेक्ट्रोड्स लगे हैं मेटल के, मेटल है तो उसके पास रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी होगी तो लेंथ और एरिया, उसके हिसाब से क्या सेल में अपना खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा। वो रेजिस्टेंस, जैसे हम बात करते हैं, कोई सेल है चार्ज करके रखी गई है, कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली बिना यूज के भी वो क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, ख़त्म होती रहती है। क्यों ख़त्म होती रहती है, क्योंकि उस डिवाइस में अपना खुद का एक नुकसानदायक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होता है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है और यही EMF के पास स्मॉल साइज में बना होता है। ये खुद को ख़त्म करता रहता है, धीरे धीरे खाता रहता है और इसकी वजह से नुकसान होता है। बैटरी का जो नेट EMF होता है वो क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो EMF है और टर्मिनल पोटेंशियल है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इन तीनों को आपस में हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जैसे हमने EMF बताया था क्या है, जो हमने सप्लाई दी थी, तो सप्लाई दी अगर हमने EMF,
तो ये किसके बराबर, ये हमने सर्किट के थ्रू आउटपुट लिया टर्मिनल पोटेंशियल, तो ये हो गया V प्लस जो बैटरी ने खुद नुकसान किया, जो मिला और नुकसान किया वो दिए गए के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, I स्मॉल r, क्योंकि करंट तो क्या है सेम पूरे सर्किट में जाएगी, तो यहाँ पे भी I ही आएगी, और ये स्मॉल r है तो ये भी क्या हो जाएगा, स्मॉल r। तो यहाँ से अगर हम EMF की बात करें तो V क्या हो जाता है, कैपिटल R प्लस I स्मॉल r। EMF का एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है क्या, I कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो EMF हम सर्किट का अगर करंट गिवन हो तो डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमें स्मॉल r निकालना हो या कैपिटल R निकालना हो या करंट पूछ ली जाए तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे केस आता है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल है ये रिलेशन है, टर्मिनल पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो टर्मिनल पोटेंशियल इस रिलेशनशिप से क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू कितना, EMF जो दिया गया और जो नुकसान हुआ, उसके बाद हमें क्या मिला, जो टर्मिनल का पोटेंशियल था। ये तो होता है। तो जब केस देखने को मिलता है बैटरी की, अब बैटरी क्या होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं, एक प्राइमरी सेल्स जो एक बार कंज्यूम हुई, कंज्यूम होने के बाद फेंक दी गई, तो वो केस क्या होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। क्या हो रही होती है, डिस्चार्जिंग हो रही होती है बैटरी। बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही होती है तो उस केस में बैटरी का जो टर्मिनल एनोड है, एनोड से कैथोड की तरफ क्या होती है, करंट मूव कर रही होती है। तो जब करंट मूव कर रही होती है तो उस ड्यूरेशन में क्या नुकसान हो रहा होता है, और जब नुकसान हो रहा होता है तो डिस्चार्जिंग केस में टर्मिनल पोटेंशियल का फार्मूला V इक्वल्स टू EMF माइनस IR हो जाता है। लेकिन जब हम यही केस देखते हैं सेकेंडरी सेल में, जो क्या होती हैं, रिचार्जेबल होती हैं, एक बार ख़त्म हो गई तो हम दोबारा उनको चार्ज कर पाते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन की हमारे बैटरीज़ हैं, एक बार क्या हो गया है, यूज किए, डिस्चार्ज हुई, उसके बाद दोबारा हमने चार्जिंग पिन लगाई और फिर से चार्ज हो गई। तो ये सेकेंडरी सेल्स होती हैं। और जब प्रोसेस हो रही होती है चार्जिंग की, तो चार्जिंग प्रोसेस में क्या होती है, रिवर्सल केस देखने को मिलता है। कैथोड से करंट किधर, एनोड की तरफ मूव करती है, और उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल का रिलेशन हो जाता है वो हो जाता है E प्लस IR। उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल EMF से ज़्यादा होता है, तभी EMF यानी कि सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फील्ड अप होते हैं और बैटरी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बाद हम अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ EMF। जैसे हमने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस पढ़े थे, ठीक उसी तरह हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के भी कॉम्बिनेशंस पढ़ने जा रहे हैं। अब कॉम्बिनेशन में मतलब क्या होता है, एक साथ दो या दो से ज़्यादा सेल यूज की जाए, या बैटरीज जिनको बोलते हैं हम, कई सारी सेल्स का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, बैटरीज कहलाता है, या बैटरी बोलते हैं उसको। तो ये हम टाइप पढ़ेंगे, दो टाइप। एक हम पहला पढ़ने जा रहे हैं सीरीज में कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ EMF। अब EMF अगर जुड़ेगा एक पर्टिकुलर सीरीज में, जैसे ये हमने एक EMF E1 ले लिया और इसके साथ स्मॉल R1 इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, वायर ऐड किया और एक छोटा सा E2 और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ठीक इसी तरह से यहाँ पे और E3 और ये R3 एज सो ऑन, यहाँ पे पूरी की पूरी एक चेन जोड़ दी और इसके साथ एक बड़ा सा रजिस्टर जोड़ा जो क्या था, कैपिटल R। अब इन EMF की वजह से करंट इधर की तरफ कंबाइन करेगी और करंट फ्लो हो जाएगी क्या, I, क्योंकि क्या है सीरीज, तो सब में करंट जाएगी सेम। और जब करंट सेम जाएगी तब यहाँ पे क्या, इनका कॉम्बिनेशन EMF जब सेल में जुड़ेंगे एक साथ सीरीज में, तो जो E नेट हो जाता है वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 एज सो ऑन। ये सीरीज में रेजिस्टेंस की तरह ही जुड़ते जाते हैं। अब ये रेजिस्टेंस जब जुड़ेंगे तो इनके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो जुड़ेगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस जब जुड़ेगा तो R नेट हो जाएगा हमारे पास कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3 एज सो ऑन। ये Rn नंबर तक जाएंगे, वैसे ही EMF N नंबर तक जाएगा। अब यहाँ पे केस बनता है कि अगर सारे के सारे जो EMF हैं ये क्या हो, आइडेंटिकल हो, मतलब क्या हो, सेम हो और N नंबर तक हो, तब उस केस में जो EMF E नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, N
कैपिटल ई। कैपिटल ई यहाँ पे ईएमएफ रिप्रेजेंट कर रहा है, भूलना मत, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये। ठीक इसी तरह से आर एन की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एन और स्मॉल आर। अगर सारे के सारे R1 R2 और R3 क्या हो जाए, सिमिलर और एन नंबर तक जुड़े हों, तो जहां पे जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी, ई नेट अपॉन स्मॉल आर नेट प्लस कैपिटल आर। यही तो हो जाता है क्या, इंटरनल करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू। अब यहां पे अगर हम बात करें एन ई के टर्म्स में कि ई नेट हमारे पास कितना है यहां से, तो आई कितना हो जाएगा, एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस केस में, सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ के वैल्यूज। अब यहां पे अगर हम बात करें अगला पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे जुड़े हैं ये, पैरेलली। अब पैरेलल अगर जुड़ेंगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये डिवाइस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये डिवाइस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर इनको हम कंबाइन कर देते हैं एक वायर से, 3 या इससे भी ज़्यादा हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। एक बड़ा सा रजिस्टर हमने लगा लिया और फिर इनको आपस में जोड़ दिया, ये कैपिटल आर हो गया। अब यहाँ पे पैरेलली कॉम्बिनेशन है, ये ईएमएफ अगर E1 है, ये E2 है और ये E3 है, तो कॉम्बिनेशन वैसे ही क्या हो जाएगा, 1/E1 प्लस 1/E2 प्लस 1/E3 होना चाहिए था। लेकिन ईएमएफ जो होता है वो पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। E अगर यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक ईएमएफ जो होगा वही पूरे के पूरे सर्किट के बराबर होगा। तो पैरेलल में जो ईएमएफ एक का है वही टोटल ईएमएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल ईएमएफ अगर E1 E2 और E3 आइडेंटिकल हो यानी कि सिमिलर हो तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा। अगर तीनों क्या हो, E1 E2 E3 बराबर ईएमएफ के हो। बट इंटरनल रेजिस्टेंस का केस यहाँ पे ये ईएमएफ का नहीं होगा, रेजिस्टेंस बटेगा। तो जब हम आर एन की बात करेंगे नेट की, तो ये कितना हो जाएगा 1/R1 और ये भी 1 के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है आर नेट, तो ये कितना हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पे कंडीशन की गई है कि m आइडेंटिकल सेल्स लगी हुई हैं। आइडेंटिकल सेल्स मतलब क्या है, सेम सेल्स हैं m नंबर तक। तो यहाँ पे जो नेट आर एन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, स्मॉल r बाई m। सीरीज में क्या हो रहा था, n टाइम्स मल्टीपल, यहाँ पे m टाइम्स डिवीजन हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर नेट। यहाँ से जब करंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, ई एम एफ इतना ही रहेगा अपॉन में R/M प्लस कैपिटल R। अब यहाँ से अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो आई हमारे पास क्या हो जाएगी, EMF अपॉन R प्लस ये M उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये M कैपिटल R और M अपॉन में नीचे है ऊपर आ जाएगा, तो EMF इंटू M। ये हमारे पास करंट कैलकुलेट करने का इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन EMF के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। बात करते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग की। क्या हो अगर ग्रुपिंग कैसी कर दी जाए, मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग का क्या मतलब होता है कि हम सीरीज और पैरेलल को एक साथ मिला दें। जैसे एक ईएमएफ यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ, ये ई आइडेंटिकल, हम यहाँ पे मिक्स ग्रुपिंग में क्या लेके चल रहे हैं, सारे ईएमएफ आइडेंटिकल हैं, यानी कि इसके पास भी ईएमएफ इतना है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर है, और इसी तरह से ये कई सारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और फिर वही रिपीटिशन यहाँ पे भी है, ई आर और ये एस ऑन। तो इस तरह से इनके कई सारे नंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं सेल के और इंटरनल रेजिस्टेंस के। ये आपके सारे के सारे क्या हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग पैटर्न हैं, और इनके साथ एक बड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ साथ
टर्मिनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर जोड़ दिया गया है। ये ई, ये स्मॉल आर, ये ई, ये स्मॉल आर, ये ई और ये स्मॉल आर, ये ई और ये स्मॉल आर। इस तरह से सारे के सारे क्या हैं, मिक्स ग्रुपिंग पैटर्न में अरेंज हैं। अब यहाँ पे केस जो बनेगा वो क्या था, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो सीरीज में सेल्स हैं, सीरीज की सेल्स हैं, उनके नंबर्स कितने हैं, n नंबर्स, और पैरेलल में कितने हैं, पैरेलल लाइंस कितनी हैं, m नंबर। अगर m नंबर यानी कि ये इस तरह से बढ़ाते हुए हम m नंबर तक लेके चले जाएं और ये सीरीज में एक लाइन में n नंबर जुड़ा हो, तो एक पर्टिकुलर वायर में जो ईएमएफ होगा वही इसमें होगा, वही इसमें होगा, और वही पूरा का पूरा क्या, सर्किट में जुड़ा होगा ईएमएफ। तो जो ईएमएफ एक सीरीज की वजह से होगा वही सब में बटेगा। तो नेट ईएमएफ की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, एन ई। ये तो रही बात ईएमएफ की, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऐसा नहीं होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में भी बटेगा और सीरीज में भी बटेगा। तो नेट जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है ये क्या, n टाइम्स सीरीज की वजह से अपॉन m टाइम्स पैरेलल की वजह से स्मॉल r। तो ये हमारे पास नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये हमारे पास नेट ईएमएफ हो जाएगा। और जब यहाँ से हम करंट फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा n ईएमएफ अपॉन, कंडीशन क्या है, एन आर अपॉन एम। ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, एन आर अपॉन एम प्लस कैपिटल आर। इसको फर्दर अगर हम मॉडिफाई करें तो ये हमारे पास एन ईएमएफ अपॉन एन आर प्लस एम कैपिटल आर। अपॉन का एम चला जाएगा ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं एन इंटू एम ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब यहाँ पे एक कंडीशन पूछी जाती है, केस क्या हो अगर आई मैक्स की बात करें, यानी कि मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो रही होगी सर्किट में, अगर हम उसकी बात करें तो मैक्सिमम करंट के केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस नेट होता है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाता है, यानी कि कितना, एन बाई एम अपॉन आर स्मॉल वाला, ये इक्वल हो जाना चाहिए। जब कंडीशन हम बात करेंगे मैक्सिमम करंट की, अगर दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी इस सर्किट में। अब यहाँ पे एन एम ई एम एफ, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हम आपको अगले वीडियोस में उपलब्ध करवा देंगे। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट या संदेह बचता है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे दिया गया है, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड और भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पर रेगुलरली।